यस मैं हूँ यहाँ पे। आई चेंज माई नेम। ओके। हेलो मैम। हेलो। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का हिंदी मंच पे स्वागत करता हूँ। IFPH इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी बेसिकली एक कोशिश है जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर्स हमारे साथ आके जुड़ें और अपना ज्ञान इस मंच के थ्रू साझा कर सकें। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जुड़ी हैं मैम डॉक्टर वैशाली सारस्वत जी। मैम का टॉपिक है PhD का होम्योपैथी से मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, यही है ना? हाँ, सॉरी, होम्योपैथी द्वारा ADHD का प्रबंधन, सॉरी सॉरी, आई आई टुक इट PhD, माय बैड। सो होम्योपैथी द्वारा ADHD का प्रबंधन किस तरीके से करना है ये आज मैम हमें बताने वाली हैं। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एंड मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है IFPH के हिंदी मंच पे। प्लीज अपना आज का वक्तव्य शुरू कीजिए और हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। थैंक यू डॉक्टर मनीष। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी हिंदी में बात करने की, मगर क्योंकि मेरी नेचुरल मातृभाषा हिंदी नहीं है तो मुझे माफ करना, पहले ही मैं बता रही हूँ कि कभी कभी शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्लिप हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगी फिर से हिंदी बात करने की। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और शुरू करेंगे हम बिल्कुल केस के साथ। ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन है एडीएचडी के लिए, क्योंकि एडीएचडी ये एक बहुत बड़ा और गहन विषय है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको कभी भी हम मतलब 1 घंटे के अंदर सब कुछ नहीं बता सकते हैं एडीएचडी के बारे में। ठीक है। सो मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही हूँ इंट्रोडक्शन देने का। सो इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू एडीएचडी। अब एडीएचडी क्यों? तो एडीएचडी के मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं एंड सबसे कॉमन जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये बच्चों वाली बीमारी है। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों वाली ही बीमारी है। ये एक इस प्रकार की बीमारी है जो शुरू तो बच्चों में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है अडल्ट एडीएचडी में। इसलिए हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जबकि बहुत अच्छी हमारे पास दवाइयां हैं जिसके मदद से हम चाहिए, वेटिंग रूम कोई मैनेज कर रहा होगा, राइट? आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है। सो मैं पहला केस शेयर करूंगी। ये बहुत साल पुराना केस है, अबाउट 2010 का केस होगा ये। जब एक 8 साल का बच्चा आया था मेरे पास पामो प्लांटर सोरियासिस से और अस्थमा से। बहुत दुबला पतला सा बच्चा था एंड एक अजीब तरीके की उसके पास ना स्माइल थी। एक बहुत ही अजीब, मतलब बहुत मिस्चीवियस, और ऐसे लगता था कि हमेशा ये कुछ तो कुछ करने पे ही आया हुआ लड़का है, ये शांत नहीं बैठेगा। ठीक है। सो ये यूपी की जॉइंट फैमिली से था एंड वो पुरुष प्रधान संस्कृति का एक बहुत ही बढ़िया तरीका, मतलब एग्जाम्पल था ये फैमिली, जहां पर कि जो दादाजी थे वो ही हर चीज डिसाइड करते थे। इस बच्चे की माँ को कोई भी हक नहीं था, मतलब उसकी छोटी से छोटी वस्तु भी वो ही ला कर देते थे। इस प्रकार का माहौल था घर के अंदर। और टिपिकली बच्चे जो है वो शैतान होते हैं, यही एक समझ था। ठीक है। उसकी बाकी फिजिकल जनरल्स ये है, क्रेविंग शुगर था, स्वीट्स, पैकेज्ड फूड, हमेशा जब भी वो बच्चा मेरे क्लिनिक आया है उसके हाथ में एक वेफर का पैकेट या कोई और पैकेज्ड फूड का पैकेट के साथ ही आया है, और हर बारी मैंने उसको पैकेट बाहर भिजवाया है। अवर्जन टू वेजिटेबल्स उसका हमेशा रहा है। परस्पिरेशन प्रोफ्यूज, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब पूरा टाइम एसी में भी जब केस लेते थे तब भी वो स्वेट कर रहा होता था। एंड इंजुरीज हमेशा फास्ट होते थे, हील अच्छे से हो जाते थे, नींद सही थी, मगर नींद में भी वो बहुत ही रेस्टलेस हुआ करता था। रेस्टलेसनेस ये उसका मेन फीचर था।
अपार्ट फ्रॉम बेसिकली पेरेंट्स तो आए नहीं थे मेरे पास कोई भी रेस्टलेसनेस के लिए, आए थे वो अस्थमा के लिए और पामोप्लांटर सोरियासिस के लिए। टिपिकली उसके स्किन कंप्लीटली पील हो जाया करती थी, दोनों पाम्स की भी और सोल्स की भी। उसकी स्कूल काउंसलर ने कई बार पेरेंट्स को बुलाया था उसकी कंडीशन डिस्कस करने के लिए, लेकिन ग्रैंडफादर, क्योंकि वो दादाजी हर चीज डिसाइड करते थे, उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया पेरेंट्स को स्कूल के अंदर जाने के लिए। तो उसके स्कूल से हमेशा हाइपर एक्टिविटी की कंप्लेन रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी तरफ देखा नहीं। ठीक है। जब वो बच्चा मेरे क्लिनिक में आया तो मैं जब भी बच्चे ऐसे हाइपर एक्टिव उद्यमी टाइप के दिखे तो मैं उनकी ये कॉर्नर्स टेस्ट है, स्केल है, ये भरवा लेती हूँ और ये पेरेंट्स खुद ही करते हैं। ठीक है। सो नो, सो दिस केस इज 2015 का केस है, सॉरी आई सेड 2010 का। ठीक है। तो उस समय पे जब भरा था तो द स्केल, उसका स्केल का स्कोर बहुत हाई आया था, 65। अगर 40 के ऊपर स्केल का स्कोर होता है तो वो एडीएचडी पॉजिटिव माना जाता है। अब क्यों एडीएचडी? तो उसके कई सारे सिम्टम्स थे कि बहुत एक्साइटेबल बच्चा था, एंड इतनी एक्साइटमेंट होती थी उसको कि वो अपने आप को बताना ही मुश्किल हो सकता था। तो माइंड एक्साइटमेंट एक्साइटेबल, ये पहला रूब्रिक हमने लिया था। एंड एक्सप्रेस डिफिकल्टी, मतलब उसको खुद की बातें बताने में मुश्किल होती थी, ये सेकंड सिम्टम था। बहुत इरिटेबल था, हल्की सी नॉइज आएगी तब भी बोलेगा अरे यार क्या हो रहा है, अरे यार। सो ये अरे यार ये हमेशा उसका कॉमन सिम्टम था। तो इरिटेबिलिटी, नॉइज आफ्टर बहुत प्रोमिनेंट था। एंड जब भी उसको सवाल पूछेंगे तो फिर भी बोलेगा अरे यार मम्मी अब जवाब दो। उसको कोई जवाब नहीं देना था। सो कोई कारण के बिना इरिटेबल, हमेशा इरिटेबल, ऐसा ही वो बच्चा रहा करता था। ठीक है। सो बहुत जेलस था, क्योंकि ये मैं इस बच्चे को काफी बचपन से जानती थी। उसकी मम्मी के साथ वो आया करता था ना, सीन उसके भाई के साथ में बहुत जेलस था। एंड बहुत सीरियस बात भी कुछ चल रही होगी तो उस पे भी वो हंस देता था। एंड ही वुड ऑलवेज से कि मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बिल्डिंग में उसके झगड़े होते थे ये बोलकर कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। एंड अनदर सिम्टम जो और एक प्रोमिनेंट सिम्टम था, तो मेरा ये हमेशा का तरीका है कि जब भी पेशेंट कोई आए तो उसके इमीडिएटली सिम्टम्स लेकर इमीडिएटली उसको रेपर्टरी में डाला जाए, ताकि क्या होता है कि आसानी होती है, फटाफट हमको रूब्रिक भी क्लियर होते जाते हैं, रेमेडीज के ग्रुप्स भी क्लियर होते जाते हैं, और जैसे जैसे सिम्टम पेशेंट ने बोला बिल्कुल वैसे ही उठा के हमने रेपर्टरी में डाल दिया। उसकी वजह से होता यह है कि आपके पास ना जो भी ग्रुप ऑफ रेमेडीज है उसकी क्लैरिटी मिलते जाती है, और कोई भी इंटरप्रिटेशन आप नहीं करते, मतलब अपना कलर कोई भी आप सिम्टम्स पे चढ़ाते नहीं हो। आप बैठ के एनालिसिस इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो, जैसा जैसा पेशेंट ने बोला है या पेरेंट ने बताया, इसके केस में तो पेरेंट ने बताया है, बच्चा है, तो जैसे जैसे एज बिल्कुल रियल फॉर्म में विदाउट एनी प्रेजुडिस, कोई भी अपना कलर ना चढ़ाते हुए आप ये सिम्टम्स रेपर्टरी के अंदर डाल सकते हो एज इट इज। तो उसकी वजह से जब जैसे ही ग्रुप ऑफ रेमेडीज आपकी निकलना चालू हो जाए तो आपके नए सवाल उस दिशा में आप पूछ सकते हो। जब जब भी एक पर्टिकुलर रेमेडीज आपकी ऊपर की तरफ आने लगे आपकी रेपोर्टोरियल टोटलिटी में, तो आप उसको कंफर्मेटरी सिम्टम्स पूछ सकते हो। जो उस रेमेडी के अंदर है, 2-3 रेमेडी साथ साथ में चलेगी, उसके आप कंफर्मेटरी रूब्रिक्स भी पूछ सकते हो। इसलिए मैं साइमल्टेनियस, मतलब केस जब चालू हो उसी समय रेपर्टाइजेशन करती हूँ। तो उस दिशा से मैं ये रेपर्टाइजेशन बता रही हूँ। तो उसके डिस्कनेक्टेड थॉट्स थे
मतलब जब भी वो कुछ बात कर रहा हो तो कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा, सो जंपिंग बहुत ज्यादा उसका जंबल चालू था। एंड बिकॉज मैं ये बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, ये एक्चुअली मेरे बिल्डिंग का ही बच्चा है, एंड इसको ना बहुत तिरस्कार से देखा जाता है। मतलब ये बच्चे के पास साथ कोई बिल्डिंग के बच्चे साथ में खेलते नहीं है, इसको साइड आउट कर दिए जाते हैं, इसको हमेशा ही अलग, वो जो उसने बोला है रिस्पेक्ट चाहिए, तो ये इसकी खुद की ही इरिटेबिलिटी और ये सब चीजों की वजह से, और हर चीज में अरे यार बोलने की आदत जो है, उसकी वजह से बिल्डिंग के बच्चे इसको कभी भी साथ में लेकर नहीं चलते थे। ठीक है। सो ये जब टोटालिटी हमने डाली तो ब्लाटा ओरिएंटालिस ये रेमेडी निकल के आया। लेकिन इससे ज्यादा मुझे तो क्लैरिटी नहीं थी, ब्लाटा मैंने कभी भी इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे नहीं दिया था। तो मैं और रूब्रिक्स लेने लगी, तो वो अब्रप्टली बात करता था, जैसे मम्मी उसकी कोई बात बता रही है तो वो सडनली बीच में बात करेगा। एंड इतना ज्यादा उसकी इंटेंस डिजायर होती थी बात करने की कि कुछ भी हो जाए आपको उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। सो अब्रप्ट एंड बिल्कुल कंपल्सिव नीड थी, जरूरत थी उसकी कि वो बीच बीच में बोल पड़े, रुकेगा ही नहीं। और कंटिन्यूस एक्टिविटी उसकी, कंटिन्यूस हाथ पैर चलते ही रहेंगे। और मेरा बहुत छोटा सा केबिन हुआ करता था उस समय पे, तो वो उतने से केबिन में भी उछल कूद यहाँ से वहां से वहां कंटिन्यूस करते जाता था। एंड अगेन उसका जो पामो प्लांटर सोरियासिस था वो शुरू हुआ था गुस्से की वजह से। उसके बड़े भाई के साथ में उसके बहुत झगड़े होते थे, और बहुत गुस्सा उसको उस समय पे आया था किसी बहुत छोटी मामूली सी कोई कारण की वजह से, और उसका पामो प्लांटर सोरियासिस शुरू हुआ था। तो हमने माइंड एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन ये वाला सिम्टम लिया था। फिर उसको कभी भी सवाल पूछेंगे तो उसको पसंद नहीं था, कोई भी चीज के बारे में सवाल पूछेंगे तो ही नेवर लाइक्ड इट। तो उसका माइंड एंगर क्वेश्चनड व्हेन एंगर ट्राइफल्ड अबाउट, ये हमने रूब्रिक्स लिए थे। ठीक है। सो बहुत कर्टली जवाब देता था, आंसरिंग के लिए उसको बहुत अवर्जन था। और जब भी कुछ भी एनफोर्स करेंगे उसको कंपलसरी करेंगे तो कर्ट एकदम जवाब देगा। एंड उसको कंपनी अवर्जन था, बिल्कुल पसंद नहीं था अकेले खेलना अकेले बैठना। यही सबसे ज्यादा, माँ भी उसकी बहुत परेशान हुआ करती थी कि ना मैं इसके साथ बैठना चाहती हूँ, ये अपना अलग ही बैठता है। 8 साल का ही बच्चा है, जस्ट थिंक अबाउट इट। कंसंट्रेशन बहुत डिफिकल्ट था, स्कूल के अंदर कंसंट्रेशन नहीं था, राइटिंग में बहुत मुश्किलें थी, डी और बी उल्टा लिखना, और कई सारी बार स्पेलिंग मिस्टेक्स करना, उसको जो भी बोर्ड पे भी लिखा होगा वो भी कॉपी करने में बहुत डिफिकल्टी थी। सो डिफिकल्टी स्टडिंग, कंसंट्रेशन, कॉन्ट्रडिक्शन डिस्पोजिशन, ये कुछ उसके सिम्टम्स थे। फिर से जब हमने डाला तो नक्सवामी का भी इसमें काफी क्लोज आ रहा था। एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस फिर से एक रेमेडी थी जो थ्रू एंड थ्रू सारे ही सिम्टम्स उसके कवर कर रही थी। ठीक है। अब नेक्स्ट रेमेडी ये फोकस नहीं है, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ कि हमने इसको ब्लाटा ओरिएंटालिस 200 बीडी फॉर 2 days दिया था। एंड 1 साल के अंदर मल्टीपल डोसेस उसको देने पड़े। उसके ग्रैंडफादर को बहुत समझा बुझा के और उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा, तब जाके ये एडीएचडी डायग्नोज हो सका। अब एडीएचडी हमने डायग्नोज किया कैसे, तो ये स्केल पहले दिखा देती हूँ कि 1 साल के ट्रीटमेंट या 2 साल के ट्रीटमेंट, नहीं 1 ही साल के ट्रीटमेंट के बाद 36 आया, 65 से 36 आया। तो कैसे हमने डायग्नोज किया इसके अंदर एडीएचडी? सो कॉर्नर्स पेरेंट रेटिंग स्केल होता है, इसका जो रेटिंग स्केल का स्कोर होता है उसकी बदौलत हम डिसाइड कर सकते हैं कि एडीएचडी है या नहीं। और इसमें हमारा कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सीधा पेरेंट्स खुद फिलअप करते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एडीएचडी के बारे में बताना चाहूंगी कि एडीएचडी एक्चुअल में है क्या।
तो ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 7 साल का बच्चा जब तक नहीं होता है तब तक आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। और एडीएचडी मतलब इसको आजकल बहुत लूजली लाइटली लिया जा रहा है, जबकि ये बहुत इंटेंस बीमारी है और ये बहुत मतलब डीप रूटेड है। इट्स अ न्यूरो नर्वस नर्वस सिस्टम का इलनेस है। मोटर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है। इसके अंदर इनअटेंटिवनेस ये एक पार्ट हो सकता है, मतलब ध्यान ही नहीं देना। इम्पल्सिविटी ये एक पार्ट हो सकता है, अब्रप्टनेस जैसे अपने इस पेशेंट के अंदर था। और दूसरा हो सकता है हाइपर एक्टिविटी। ये बच्चा जो था हाइपर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, डिस्ट्रक्टिव नहीं था, लेकिन इसके अंदर इम्पल्सिविटी थी और इनअटेंटिवनेस था। ठीक है। इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन जब आएगा तो एडीएचडी हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो बायोलॉजिकल कॉजेस है, साइको सोशल फैक्टर्स है, और क्लिनिकल उस बायोलॉजिकल कॉजेस की वजह से अलॉन्ग विथ साइको सोशल फैक्टर्स की वजह से क्लिनिकल एक्सप्रेशंस आते हैं। और ये कंप्लीटली मैनेजेबल डिसऑर्डर है। ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि बच्चे का वातावरण कैसा है, बच्चे का एनवायरनमेंट अगर सपोर्टिव हो तो एडीएचडी कोई भी तकलीफ नहीं देगा बच्चे की लाइफ में। उसको अगर प्रॉपर सपोर्ट के साथ, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ, अलग अलग थेरेपीज होती है वो सारी अगर दी जाए तो एडीएचडी उसकी लाइफ में बहुत बड़ा हर्डल नहीं बनेगा। लेकिन जो हम लोगों की जनरेशन है, जो इस समय पे 50s में है, उनकी जनरेशन में एडीएचडी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। हमेशा बच्चे को सिर्फ शैतान है इतना बोल के छोड़ दिया जाता है। और कोई सर्टन कम्युनिटीज है जिनके अंदर भी बच्चे को शैतान ही बोला जाता है। और वो ना प्राइड लेते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल होता है कि हाँ, एडीए हाइपर है बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए और थोड़ा बहुत थेरेपी के साथ उसके साथ ट्रीटमेंट दी जाए, स्पेशली अगर हम होम्योपैथ्स इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, तो ये एडीएचडी वाले बच्चे बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। ये बहुत लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। अटेंशन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? लर्निंग में। इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इट इज सेकेंडरी टू फेल्योर ऑफ एक्सपीरियंस एट स्कूल। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली इनको समझ आने की कम कम संभावनाएं होती, क्योंकि कंसंट्रेशन इनका होता नहीं है। उसकी वजह से उनको फेल्योर आता है। और जैसे फेल्योर आएगा तो उसका जो स्कूल के अंदर, समाज के अंदर जो पोर्ट्रेयल होता है, जो दिखावा होता है, उसकी वजह से वो अपने शेल में चले जाते हैं। और फर्दर मतलब फेल्योर आने की वजह से उनका लर्निंग पुअर हो जाता है। लर्निंग पुअर होने की वजह से अटेंशन डेफिसिट हो जाता है। फिर वो उस डायरेक्शन में ध्यान नहीं देते जहां उनको फेल्योर आएगा। तो ये बहुत कॉमन चीज है, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ कि अगर सपोर्टिव रहे वातावरण तो एडीएचडी अपना असर कम दिखाएगा, माइल्ड हो सकता है। और ये मैं इस केस के अंदर ही बताऊंगी आपको। अब प्रेडिक्शन कैसे आप कर सकते हो, तो बच्चा अगर बहुत थोड़ा हाइपर एक्टिव हो, मेरे पास एक 4 साल का बच्चा भी है जिसको हमने डायग्नोज करके बहुत अच्छा हेल्प किया हुआ था। अगर प्री टर्म है, लो बर्थ वेट बच्चा है, तो आप उसके बारे में देख सकते हो। तो कारण क्या होता है? अगर प्रीटर्म होता है तो हिस्ट्री ऑफ एनोक्सिया हो सकता है, तो सेरेब्रल इंजरी हो सकती है। नॉर्मल लर्निंग जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, नॉर्मल इन्फेंसी के साथ भी अगर आएगी तब भी आप इसको जल्दी डायग्नोज कर सकोगे। और जितना आप एडीएचडी को जल्दी डायग्नोज करोगे उतना आपको इसके अंदर सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ठीक है। अब कैसे आप पहचानोगे? तो विजुअल और ऑडिटरीज जो स्टिमुलाई होते हैं वो ब्रेन के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, मतलब जो वो लोग सुनते हैं और जो लोग देखते हैं उसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन ना होने की वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और जो ब्रेन के अंदर ऑर्गेनाइज होना चाहिए इंफॉर्मेशन, वो ना होने की वजह से उनका मोटर फंक्शन और बिहेवियर अडिक्वेट नहीं होता। मतलब उनको जो बोला जाए वो उनके पूरा दिमाग में
पहुंचता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर विचित्र हो सकता है या अलग हो सकता है, विपरीत होता है जो वो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उससे। वहां से डेवलप होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, सो डिसलेक्सिया एक पार्ट है लॉस ऑफ रीडिंग स्किल्स, बिकॉज उनको लोकलाइज्ड चीजें समझ नहीं आती, लैंग्वेज स्किल उनकी डेवलप नहीं होती है। स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस उनका पुअर हो जाता है क्योंकि इम्पल्सिव होते हैं ये बच्चे, ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नया कुछ भी चीज दिखेगा तो उनका सारा अटेंशन उधर चला जाता है, इनका अटेंशन स्पैन कम होता है। और आज की हालत में तो मोबाइल के चलते अडल्ट्स का भी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। ये बच्चे डिमांडिंग होते हैं, इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, और वो उतनी, अगर उनके अडल्ट उनके साथ में जो है उनकी अगर कैपेसिटी नहीं है तब भी उनको इन बच्चों को एडीएचडी हो सकता है। ये अपनी जो पीयर ग्रुप है उसके साथ कनेक्शन भी पुअर होता है इनका, ये लोग कंप्लीटली उनके साथ में घुल मिल नहीं सकते। देन हाइपर एक्टिविटी यहीं से निकल के आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है, एनर्जी लेवल्स हाई होती है, तो जब कम्युनिकेशन ना हो, जब ये कॉन्वर्सेशन अपने पीयर के साथ में ना हो, तो फिर हाइपर एक्टिविटी निकल के आती है। तो इस प्रकार से आप जल्दी ये साइंस बच्चों के अंदर देख सकते हो और उससे ही आप इनको पहचान सकते हो। ठीक है, सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो लैक ऑफ न्यूरोसेंसरी एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। सो नर्व्स के तरफ से जो इनपुट आया और जो आउटपुट आ रहा है, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ठीक है, सो कैसे आप पहचानोगे कि ये कैसे इनके सिम्टम्स आ सकते हैं? सो वेरी सिंपल, जो कोई बच्चा शू लेस टाई करना नहीं समझे, उसको आएगा ही नहीं शूलेस ट्राई करना, या लेटर्स को कंफ्यूज कर दे, बी और डी, पी और क्यू, या सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए वो खेल नहीं सकता है। ठीक है, वो फिगर्स ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब जो वो देखते हैं, अगर आपने बोला चांद जो है सर्कल में है होता है, तो वो सर्कल उनका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वो सेम तरीके से फूल देखकर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एंड एक्शंस इमिटेट करना मुश्किल होता है, तो डांस वो एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी तो ऑब्वियसली हो ही जाती है इसकी वजह से, क्योंकि जब वो न्यूरो सेंसरी इनपुट बराबर से नहीं आएगा तो वो आउटपुट दे नहीं सकते, तो वो जो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों भी मुश्किल हो सकता है। देन दे हैव राइट एंड लेफ्ट का भी कंफ्यूजन, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा ये जल्दी पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, उसकी वजह से भी उनकी काफी सारी गलतियां होती है। फिर सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कुछ होगा और शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा, उसकी भी उनकी कैपेसिटी कम होती है। सिक्वेंशियल मेमोरी क्या है, मतलब एबीसीडी, लाइक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस प्रकार से कुछ करने हैं, कोई पजल्स सॉल्व करने हैं, वो नहीं कर सकते हैं। फिर फिगर्स मेमोरी से नहीं ड्रॉ कर सकते, देख के वो शायद फिर भी सीख जाएंगे, लेकिन मेमोरी से बोलेंगे तो वो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। एवरीडे थिंग्स वो याद नहीं कर सकते हैं, ड्रॉ फिगर्स आपने कर दिया, इमिटेट एक्शन हो गया, सो ये भी इनएबिलिटी वापस से आ जाती है। तो एडीएचडी के क्या सिम्टम होंगे जो इन अटेंशन के होंगे? तो मैं ये एक ही केस ले रही हूँ, मगर पूरा एडीएचडी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो केयरलेस मिस्टेक्स होते हैं क्योंकि उनको डिटेल्स में नहीं जा सकते ये लोग, इनके अटेंशन स्पैन कम हो जाती है। डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, कंटिन्यूअस अटेंशन एक ही चीज पे रखना मुश्किल हो जाता है। जब जब वो अपने कुछ काम में हो तो उनको पता नहीं चलता, अगर कोई और जना साइड से बात करे, अगर उनको सामने से नाम लेके फिर बात करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ऐसे ही बात करेंगे तो दे विल बी एब्सेंट माइंडेड, उनको ध्यान नहीं रहेगा। टास्क दिया जाएगा कोई और इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं होता है। एंड जो भी उनको पसंद ना हो, वो एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, वो एफर्ट लेके कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, एंड वो अपनी चीजें घुमाएंगे, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एवरीडे एक्टिविटी में भी भूलने का बहुत इनका पॉसिबिलिटी रहता है। सो फॉरगेटफुल होते हैं, एकदम भुलक्कड़ टाइप होते हैं, एवरीडे चीजें भूल जाते हैं वो।
मतलब बैग लेके गए, अंदर की चीजें भूल के वापस आ गए, ऐसे उन बच्चे बिहेव करेंगे। अब हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी दोनों के भी क्या होंगे, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, आप देख के ये चीजें पता कर सकते हो। जैसे कि कंटिन्यूअसली हाथ को ना ये करते रहेंगे, फिजिट करते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, पांव हिलाते रहेंगे। अगर सीट में बैठेंगे तो बार बार पोजीशन, जगह चेंज करेंगे। इवन टू द एक्सटेंड कि मैं ना किसी को जानती हूँ, वो जना 52 ईयर ओल्ड मैन, वो अगर खाना खाने बैठता है डिनर टेबल पे, तो वो 10 बार वहां से उठता है। ऐसा नहीं कि वो किचन में जाके कुछ सामान लेके आ रहा है, वो बस बैठ नहीं सकता एक जगह पे। जहां पर भी फिक्स बैठने की एक्सपेक्टेशन है, वहां पे ये बैठते नहीं है। और इसीलिए ये बच्चे जो स्कूल के अंदर, ये स्कूल में तो इनको एक जगह बैठना एक्सपेक्टेड है, लेकिन इनकी रेस्टलेसनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो एक जगह बैठते नहीं है, और इसकी वजह से डांट खाते हैं। डांट खाने की वजह से फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर लीजर एक्टिविटी कर नहीं सकते, शांति से नहीं बैठ सकते हैं। ये कंटिन्यूअसली दे आर ऑन द गो, एंड बात भी बहुत कंटिन्यूअसली करेंगे। ये ब्लर्ट्स आउट आंसर्स, तो ये अपने पेशेंट के अंदर हमको ये सिम्टम लगा, लेकिन ये मतलब ये पीक्यूआरएस चीज लगी थी मुझे, लेकिन इन रियलिटी एडीएचडी का ये सिम्टम है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होल्ड नहीं कर सकते। वो सवाल किसी और को भी पूछा होगा तो इनको अगर जवाब पता है तो ये फटाफट बता देते हैं। और टिपिकली हम कैसे पहचानेंगे, जब बच्चे अपने क्लिनिक में आते हैं और अपने घर की बहुत सीक्रेट कोई भी बात है जो उनको बाहर नहीं बतानी है, ऐसी चीजें फटाफट फटाफट बोलना चालू कर देंगे। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। नॉट नेसेसरी कि जो बच्चे सारे बताते हैं उनको एडीएचडी होगी, आपको और कई सारे इसके साथ में सिम्टम्स जुड़ते चलेंगे, एंड फिर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इनको अपने टर्न के लिए रुकना पसंद नहीं है। सो ये जो बच्चे का मैंने केस ब्लाटा का शेयर किया है, वो बच्चे का यही प्रॉब्लम था। बिल्डिंग में वो कभी भी अपने टर्न के लिए रुक नहीं सकता था। इम्पल्सिविटी इतनी हाई है कि अगर खेलना शुरू किया है तो बैटिंग इसी को करनी है। जैसे इसकी बैटिंग खत्म हुई तो ऐसे होगा ना कि आपने अभी बैटिंग करी है तो आप लास्ट बॉलिंग करोगे, तो वो ऐसा नहीं, इसकी बैटिंग बैटिंग खत्म हुई कि इसको इमीडिएटली जाके बॉलिंग भी करनी है। तो ये वेट नहीं कर सकता अपने टर्न का, एंड दूसरे लोग कुछ भी कर रहे होंगे तो उसको इंट्रूड करना, इंटरप्ट करना, बिकॉज इनको गारंटी नहीं होती है कि मेरे अंदर जो ये इस समय पे ख्याल आया है, ये अभी ये रहेगा या निकल जाएगा, ये फिसल जाएगा। इसलिए ये हमेशा जो भी फटाफट फटाफट अपने जहन में जो भी चीजें आ रही है, इनको फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। सो अडल्ट्स के बारे में भी केसेस है, लेकिन मैं अडल्ट्स के केस पे नहीं जाऊंगी बिकॉज वी हैव लेस टाइम। ओके, तो कॉमन कौन सी स्केल है जो अडल्ट के लिए यूज होती है वो मैं बता देती हूँ। सो बच्चों के लिए जो स्केल यूज होती है वो कॉर्नर्स पेरेंट रेटिंग स्कूल है। बहुत ब्यूटीफुल है, जिस किसी को भी चाहिए हो आप प्लीज मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वो स्केल भेज दूंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्केल, हर एक के क्लिनिक में वो स्केल होनी चाहिए। अब जब अडल्ट्स आए तो अडल्ट्स में सिम्टम्स कुछ अलग होंगे क्या, तो डेफिनेटली अलग होंगे। अडल्ट्स के सिम्टम्स ये होंगे कि वो जॉब ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो जंपिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर रहेंगे, वो कॉन्वर्सेशंस बहुत मीनिंगफुल नहीं कर सकते क्योंकि उनका अटेंशन ही नहीं रहता, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाएंगे क्योंकि उनको एक जगह पे इम्पल्सिविटी इतनी होती है या हाइपर एक्टिविटी इतनी होती है कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन वो लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो इस समय पे फिर सबसे मेरी फेवरेट जो स्केल अडल्ट्स में है वो है अडल्ट एडीएचडी सेल्फ रिपोर्ट स्केल। एंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चनेयर है, सबको आसानी से समझ आ जाती है, कोई भी इसको भर सकता है। तो आपको पेशेंट
आने के बाद उसको इमीडिएटली वो एक बस प्रिंट आउट दे देना है और वो अपने से भर देगा और उसके थ्रू ही रिपोर्ट निकल आ जाएगी। फिर और कई सारी स्केल्स है, जैसे अडल्ट एएसआरएस है, अडल्ट एडीएचडी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्केल है, ब्राउन अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर रेटिंग स्केल है, एडीएचडी रेटिंग स्केल अलग है विथ अडल्ट प्रॉम्प्ट्स, लेकिन मेरी फेवरेट तो फर्स्ट वाली ही है, एएसआरएस। ठीक है। सो एज अ होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है एडीएचडी समझने में। ठीक है। सो आपको ये टूल किट है, अगर एडीएचडी आपने मैनेज करना है तो ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या जरूरत है। सो न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको देखने का जरूरत है हमेशा, कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन बी एंड प्रोटीन रिच डाइट। अब ये क्यों चाहिए? बिकॉज ये न्यूरो डेफिसिट डिसऑर्डर होने की वजह से अगर आप नर्वस सिस्टम को अपडेटेड रखोगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट रखोगे, तो उनका फंक्शनिंग बेटर हो सकता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, कई सारे एप्स है, मोबाइल के ऐप है जो उनको शेड्यूलिंग सिखा सकते हैं। सो बच्चों के अंदर, एंड बिकॉज एडीएचडी ये सिंगल फोकस वाले लोग होते हैं, दे कैन डू वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो निकाल सकते हैं अगर उनको स्ट्रिक्ट शेड्यूल दिया जाए। अगर उनको आप एक बार ही बता दोगे कि 4 से 5 तेरा खेलने का ही समय है, वो उनके दिमाग में एकदम स्ट्रेट घुस जाएगा। अगर आप उनको ऑप्शन दोगे तो वो डाइवर्ट होंगे, लेकिन अगर आप उनको ये बोलोगे 4 से 5 खेलने का मतलब खेलने का ही समय है, तो वो उस समय पे सिर्फ खेलेंगे। सो स्ट्रिक्ट शेड्यूल और टू डू लिस्ट, बहुत सारे ट्रैकिंग एप्स के थ्रू आप ये कर सकते हो। टू डू लिस्ट पेपर पे बना के वॉल पे लगाना, उनको रोज टिक करने बोलना, ये उनके लिए फन एक्टिविटी हो जाता है, बिकॉज उनको वो आसान लगता है। फिर बहुत सारे आप उनको मोटर स्किल के एक्टिविटीज दे सकते हो, जैसे कि बुनना सिखाना। ये एक बहुत हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर एक के बाद दूसरा इस प्रकार से जो सीक्वेंस के साथ करने की चीजें होती है, वो अगर उनको धीरे 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 एक्सप्लेन की जाए, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनको सेल्फ केयर सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड उनको मेडिटेशन सिखाओ। मेडिटेशन के कई सारे प्रकार है, जरूरी नहीं कि मेडिटेशन मतलब सिर्फ बैठ के ध्यान लगाना। अब 8 साल के बच्चे को आप क्या ध्यान लगाने बोलोगे? जरूरी नहीं है। आप उनको आर्ट सिखा सकते हो, कि सिर्फ कलर कॉपी करना ये भी एक मेडिटेशन का फॉर्म है, आर्ट थेरेपी हो गया। माइंडफुलनेस सिखा सकते हो, जैसे कि एवरी डे घर आने के बाद तुमको एक सर्टन XYZ एक्टिविटी करनी है, ये भी माइंडफुलनेस का एक्टिविटी हो गया। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप बहुत बचपन से करा सकते हो, जैसे ये जो ब्लाटा का केस था, इस बच्चे को हमने काफी सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई, और जब जब भी उसको गुस्सा आता था, इम्पल्सिविटी आती थी, तब उसको हमने हाथ में एक बैंड पहनाया था जहां पे लिखा हुआ था ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। वो जैसे ही उसको वो गुस्सा आता था, ही यूज्ड टू लुक एट द बैंड, वो बैंड के साथ खेलता था, एंड ही वुड ब्रीद एंड ही वुड सेटल डाउन। उसको हॉबी बिल्डिंग करवाया था, जैसे कलर कॉपी करना। तो जब उसने कलर कॉपी करना पहले पेंसिल से किया, फिर क्रेयॉन से किया, फिर कलर वाटर कलर से किया, फिर ही स्टार्टेड पेंटिंग, कैनवस पेंटिंग वो करना चालू किया। वो हमेशा कॉपी ही करता है, आज भी वो कॉपी करता है, 18 साल का होने वाला है, कॉपी ही करता है, लेकिन फिर भी एक हॉबी उसके साथ डेवलप हो गई है, तो वो सेंटरिंग एक्टिविटी होती है। क्योंकि इतनी हाइपर एक्टिविटी, इतनी इम्पल्सिविटी जब होती है, तो सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फिजिकल एक्टिविटी, आपको कुछ ना कुछ इन बच्चों को फिजिकल स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं, और कई सारे स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल्स है ऐसे जिनको एडीएचडी डायग्नोस्ड है, और उसके बाद वो बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है। सो एडीएचडी ये बीमारी को लेकर बैठना नहीं है, उनको चैनलाइज करना जरूरी है। उनको सही डायरेक्शन अगर दी जाए, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। वो मल्टीपल एक्टिविटीज एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर एक चीज सही तरीके से डायरेक्ट की जाए, तो वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं।
नाउ एज अ फिजिशियन क्या रिक्विजिट्स है, आपको क्या जरूरत है कि क्या करने से आप कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच रख सकते हो। तो सबसे पहले तो पेशेंट फर्स्ट ये पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना पेशेंट काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये अपनी केबिन में आने के बाद अपनी केबिन में ऊधम मचा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ही उनकी तरफ एक नेगेटिव एस्पेक्ट रख सकते हैं। सो हमको हमेशा एक फोकस रखना होगा कि पेशेंट फर्स्ट, ये मेरी पॉलिसी है। डिटेल्ड हिस्ट्री लेना जरूरी है, राइट फ्रॉम दी प्री बर्थ, लाइक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री, मदर्स हिस्ट्री, फादर्स हिस्ट्री, मदर्स मेंटल स्टेट, फादर्स मेंटल स्टेट, एंड ओवरऑल पूरी फैमिली का भी हिस्ट्री लेना, फैमिली डायनामिक्स समझना जरूरी है। जैसे इस केस में मैंने ग्रैंडफादर को पकड़ा था बिकॉज वो डिसीजन मेकर था। अगर हम ग्रैंडफादर को क्रैक नहीं करते तो कोई भी जना इसके अंदर ये नहीं करने वाला था, लाइक उस बच्चे के लिए हेल्प नहीं होता। सो डिटेल हिस्ट्री वहां पे काम आता है। सिम्टम्स तो डेफिनेटली आपको काम ही आते हैं, रेपर्टाइजेशन के लिए काम आता है, लेकिन किसको आपने समझना है, मोल्ड करना है, किसको समझाना है, ये समझने के लिए, बिकॉज फैमिली काउंसलिंग ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप रेमेडी कुछ भी दे दो, लेकिन फैमिली काउंसलिंग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आता है एडीएचडी में, क्योंकि हर किसी को एडजस्ट करना है और पेशेंट का फेल्यूर रेट अगर कम करवाना है तो फैमिली काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आपको अप्रोप्रिएट स्केल्स यूज करने हैं। मैं पर्सनली DSM-5 यूज करती हूँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए, लेकिन आप ICD-11 भी यूज कर सकते हो। सारे कॉलेजेस में आजकल ICD-11 कहा जाता है, लेकिन मुझे DSM-5 पसंद है बिकॉज वो बहुत सिंपलिस्टिक है, इजी है डायग्नोसिस के लिए। रेपर्टरी इज अ मस्ट। बिना रेपर्टरी के आप कोई ADHD का केस सॉल्व नहीं कर सकते। एंड सिर्फ और सिर्फ रेमेडी देना जरूरी नहीं है, लाइफस्टाइल मैनेज करना जरूरी है। एंड रेमेडीज भी जो भी हाइपर एक्टिविटी के लिए है, इनको सबको आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके रखना जरूरी है। अगर ये सारा चीज एक फिजिशियन मैनेज कर ले शुरुआत से, तो वो ADHD बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ये एक बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश करी है इंट्रोडक्शन देने की। एंड इसके साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये कई सारे सवाल आपके मन में बनाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। और यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, अपना एक अलग टूल किट बना सकते हो, अपने तरीके से रेमेडीज को समझ सकते हो जो ADHD के लिए काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी पेशेंटली। थैंक यू। आई थिंक मैंने काउंसलर जल्दी जी खत्म अपना कर फोन दिया है नंबर बिकॉज अपना फोन नंबर टाइप कर दीजिए। कुछ फोन लोग नंबर आपको टाइप मांग कर रहे हैं देती स्केल हूँ। के लिए यस, लिखा है तो यस व्हाट्सएप डेफिनेटली मैं। जाएगा। ओके, एवरीवन इन द मीटिंग कर देती या तो आपका ADHD का प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और ख़ास करके जो ये केस आपने ब्लाटा से शुरू किया है। ब्लाटा जनरली लोग के दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि ब्लाटा का हम लोग कंसंट्रेट करते हैं जो सांस फूलता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको। लेकिन ब्लाटा को जब देखिएगा, इसका मेंटल स्टेट को देखिएगा, ब्लाटा एंड ब्रेथलेसनेस है ना, एस्थमा कंडीशन, ये दोनों बड़ा पिक्यूलियर रीजन होता है। क्योंकि ब्रेथलेसनेस मीन्स व्हाट, ये भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। सांस जो हम लोग का फूलता है, ये क्यों फूलता है? बिकॉज यू आर द ब्रीदिंग प्रॉब्लम, देयर इज no coordination into the breath, है ना। आपके जो श्वास का जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है। और मेंटल एस्थमा में भी आपके जो देख रहे हैं जो स्टेटस है, एस्थमा क्या कहते हैं, साइकोसोमेटिक इलनेस है। बेसिकली एस्थमा को सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है तो आपको ये मेडिटेशन के द्वारा किया जा सकता है। मेडिसिन हम लोग का होम्योपैथी तो ठीक ही है, उचित है, लेकिन कंट्रोल करना जो है कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हाउ यू ब्रेथ, हाउ यू टेक द ब्रेथ। कभी आपका जो
आपने अपने सांस लेना ही नहीं सीखा। मैं अस्थमा के रोगियों को कहता हूँ कि आपने तो सांस लेना ही नहीं सीखा, आप कैसे सांस लेना है कैसे छोड़ना ये नहीं सीखा। तो सबसे पहले मैं उनको प्राणायाम करवाता हूँ। प्राणायाम के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ जिसके स्लोली स्लोली दे कैन लर्न कि ब्रीदिंग कैसे होता है। अब एडीएचडी में भी यही बात हो रहा है। एडीएचडी में भी हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। यस अब इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करें, तो एक रूब्रिक्स बहुत अच्छा आप देखेंगे रिपर्टरी में, ऑकवर्डनेस। यस ऑकवर्डनेस आपको फिजिकल में भी है, मेंटल में भी है। ऑकवर्डनेस मीन्स कि that you are perplexed and that you are not able to understand what to do and what not to do, है ना। करेक्ट एंड यूजुअली इट हैपेंस जब कब होगा, जब आप बहुत हेस्टी नेचर के होगे, सब काम को एक साथ करना चाहोगे। तो एडीएचडी बेसिकली आपका यही आपका एस्पेक्ट है। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो। ये आपने बहुत अच्छा, आपने भी बहुत इसको एक्सप्लेन करने का एक कोशिश किया है। और फिर आपने बहुत सारा जो एक्टिविटी आपने बहुत सारा एक्टिविटी जो आपने बताया है, वो निश्चित रूप से एडीएचडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ लोग आपका क्लिनिक कहाँ है ये भी पूछ रहे हैं। चैट बॉक्स में भी ध्यान में रख रहा हूँ, इसलिए यस सर सो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, गोरेगांव ईस्ट में। एंड मेरा एडीएचडी का काम जो है वो काफी सालों से चल रहा है। लाइक 2010 से मैं ये स्केल्स अलग अलग स्कूल्स में, क्योंकि मैं पेरेंटिंग के लेक्चर्स लेने जाती थी स्कूल में, या स्पोर्ट्स के, मेरा बेटा स्पोर्ट्स में था तो स्पोर्ट्स कोच मुझे बुलाते थे मोटिवेशनल टॉक्स के लिए। तो मैंने ये स्कूल्स कई बार बच्चों से भरवाई है। जो पेरेंट रेटिंग स्केल है वो बच्चों से खुद से भरवाई है। सो मेरे पास काफी डेटा है। एंड मैंने जब पीजी होम्योपैथी लंदन किया, उस समय पे मैंने एडीएचडी पे मेरा प्रबंध किया था। तो उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे केसेस जमा हैं। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एडीएचडी के ऊपर डिटेल्ड एक कोर्स बनाएं। और मैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथी से हूँ, जो पहले एनजेएच हुआ करता था विश्वपाला मैडम के साथ। तो हमने वहाँ एनजेएच के कई सारे, हमने एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स ने मिलके इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथी शुरू किया हुआ है, डिजिटल फॉर्म में है ये। सो उसके थ्रू हम ये एडीएचडी का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। सो मे बी नेक्स्ट मंथ वी विल डू इट। एंड इसके अंदर हम कई सारे केसेस शेयर करेंगे। इसमें डिटेल में जाएंगे कि डायग्नोज आप कैसे करते हो, आइडेंटिफाई क्लिनिक में कैसे करते हो, बिना किसी स्केल के आप कैसे समझ सकते हो। जो पेशेंट्स खुद होके नहीं बताने वाले हैं ये डायग्नोसिस, कभी भी एडीएचडी का पेरेंट्स आके नहीं बोलने वाले हैं, या कोई अडल्ट आके आपको नहीं बोलने वाला है। आपको वो जिस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं उसी से समझना होगा, और अपना उसके अंदर काफी इन्फरेंस डालना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग में पेशेंट के। सो जैसे मैंने अभी एक जो केस जो मैंने स्क्रॉल थ्रू किया, वो से लेडी 72 ईयर्स की थी जब हमने उसका एडीएचडी डायग्नोस किया। एंड उसके बहुत रिलेशनशिप इश्यूज हुआ करते थे बिकॉज ऑफ एडीएचडी। मतलब ऐसे वो स्वभाव से बुरी नहीं थी, मगर एडीएचडी होने की वजह से उसके काफी चैलेंजेस थे। पर वो डायग्नोसिस होने के बाद और उस परिवार को भी उसकी कंडीशन समझाने के बाद बहुत उसके रिलेशनशिप बेटर हो गए। सो ये एडवांटेज होता है जब हम इवन अडल्ट्स में एडीएचडी डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये इन डिटेल हम जाएंगे। एक और मैं बात बताना चाहती हूँ सर, नेक्स्ट मंथ लाइक मई 2025 का आईजेएच का इशू है, पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर स्ट्रेस डिसऑर्डर, और उसकी मैं इशू एडिटर हूँ मई 25 की। तो मेरा नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। आप लोगों के पास किसी के पास भी केसेस है पब्लिश करना आप चाहते हो तो प्लीज प्लीज भेजिएगा हमको। वी वुड लव टू पब्लिश इट।
हाँ मैडम, बहुत अच्छा। आईजीएस का मैं बहुत पुराना मैं कंटिन्यू रहा मैडम, जो कि अपने समय में पहले तो प्रिंट एडिशन आता था, अभी आपका यस सर। ऑनलाइन आ रहा है, काफी यस। अच्छा है। काफी अच्छा इशूज इसमें आते रहते हैं, और इनके ध्यान के बाद में ये मैगजीन भी बहुत अच्छा चल रहा है। और कंटिन्यूस इनके इनके लिए बहुत अच्छा ट्रिब्यूट मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको कंटिन्यू किए हैं, ऑनलाइन ही किए हैं, लेकिन ये कंटिन्यू करना बहुत ही आवश्यक होता है। एडीएचडी के संबंध में एक और बात मैं कहना चाहूँगा। एडीएचडी और ऑटिस्टिक डिजॉर्डर्स, ये ऑटिस्टिक डिजॉर्डर्स भी बहुत कुछ कुछ पेशेंट कुछ डॉक्टर्स लोग मैं देखा कि एक ही रोगी को दो तीन डॉक्टर अलग अलग डायग्नोस किए हुए थे। किसी ने कहा था कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है, किसी ने कहा एडीएचडी चाइल्ड। तो ये अंडरस्टैंडिंग दोनों के अंदर में बहुत कुछ सिमिलरिटी है ना, दोनों के अंदर में बहुत ज्यादा। इस पर थोड़ा सा आप बताइए, रिलेशनशिप बिटवीन, अगर आप कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा। तो ऑटिस्टिक इज कंप्लीटली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एंड उसके अंदर कंप्लीट रिकवरी का चांस बहुत कम होता है, जबकि एडीएचडी उसका एक हिस्सा है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ही एडीएचडी आता है, लेकिन एडीएचडी में उस इंसान का नॉर्मल एवरीडे लाइफ में ढलना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने बोला, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और सपोर्ट आप देकर उसको बहुत बेहतरीन तरीके से वो कंप्लीट फुलफिल्ड लाइफ जी सकता है विथ एडीएचडी। लेकिन ऑटिज्म के साथ में वी ऑल नो कि किस प्रकार के न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज है। सो ऑटिज्म इज अ डिफिकल्ट डिसऑर्डर, नॉट वेरी इजी टू ट्रीट, मगर एडीएचडी भी स्पेक्ट्रम में ही आता है। इट कम्स इन द सेम रडार। थोड़ा बहुत, थोड़ा इन डेप्थ जब हो जाए तो ऑटिज्म पे जाएगा। इट्स अ ह्यूज टॉपिक। इनफैक्ट 2 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज ऑटिज्म डे, सो आई एम वेरी हैप्पी कि उसके नजदीक में ये टॉपिक मैं प्रेजेंट कर पाई हूँ। सो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे इसके ऊपर होम्योपैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे काम हैं। डॉक्टर प्रवीण जैन का बहुत सारा काम है ऑटिज्म के ऊपर। सो वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। मगर कोई भी अगर ये कहता है कि इट इज अ क्योरेबल डिसीज, तो दैट आई हैव अ डिफिकल्टी विद दैट। बहुत अच्छा है मैडम। हम लोग के साथ में डॉक्टर मनीष आजाद भी हैं, और मनीष आजाद जी भी बहुत सारे पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स और इस पर इनके काम इन्होंने किया है। इनका पीएचडी वर्क भी चल रहा है इसी लाइन पर। क्या मनीष आजाद जी, आप कुछ इस पर कुछ बता सकेंगे? इस पर कुछ हम लोग के पास में 5 मिनट का समय है, कुछ आप चर्चा यस करें इस सर। पर। थैंक यू सर। पहले तो जी सर, बिल्कुल। ऑटिज्म या एडीएचडी एडीएचडी यूजुअली अगर हम मायाज्मेटिकली देखें तो ज्यादातर कहा जाता है कि ट्यूबरकुलर मियाज्म प्रीडोमिनेंटली देखा जाता है। ब्लाटा ओरिएंटलिस ऑल्सो, मतलब ब्लाटा भी ज्यादातर ट्यूबरकुलर मियाज्म को ही फॉलो करती है। एंड अलोंग विद दैट भी ट्यूबरकुलर मियाज्म ज्यादातर देखा जाता है जब पेशेंट एडीएचडी वाले को डायग्नोस होता है। फॉस्फोरस कैलकेरिया फॉस एंड मेडिसिन लाइक दी ज्यादातर कॉमन होती है। और ओपीएम का एक बहुत अच्छा केस था क्लिनिक पे जो हम लोग देखे थे, मतलब मैं और मेरे फादर साथ में देख रहे थे। एंड वो केस भी, मतलब वो ऑटिस्टिक स्पेयर में ज्यादा था, बट एडीएचडी भी उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। बिकॉज दैट चाइल्ड वाज लाइक अ डिजास्टर व्हेन ही एंटर्स द क्लिनिक। तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि पूरे क्लिनिक को तहस नहस कर देगा। और वो बहुत ही, मतलब ऐसे रेस्टलेस चाइल्ड हुआ करता था। और इवन उस बच्चे को ओपीएम दिया गया था फॉर द रीजन बीइंग कि उसमें सेंस ऑफ डेंजर बिल्कुल नहीं था। मतलब वो एक फियरलेसनेस वाला जो ऑडेशियस और करेजियस वाले जो रूब्रिक्स जो ओपीएम कवर करता है, वो उस बच्चे में पूरे के पूरे थे। वो बच्चा चाकू लेके, और मतलब वो खेल रहा है और चाकू लेके छोटी छोटी चीजें काटता था, और लेकिन एकदम मतलब डर नाम की कोई चीज नहीं थी उसके अंदर। और टैंट्रम थ्रोइंग बिहेवियर और वो सारी चीजें मतलब उसमें थी। एंड जब हम थोड़ा सा पीछे गए थे, तो एक रूब्रिक है फयाजुद्दीन जी का ऐड किया हुआ है ओपीएम मेडिसिन का, कि डेल्यूजन में मतलब द फीमेल को बेसिकली बेबी नहीं चाहिए होता है, और उस चीज के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसी में मतलब ओपीएम मेंशन्ड है फॉर डेल्यूजन के चैप्टर में। मुझे वो एग्जैक्ट रूब्रिक नहीं ध्यान है, बट फयाजुद्दीन सर ने ऐड किया है उसमें ओपीएम मेडिसिन को।
एंड ऑन दैट ग्राउंड हमने उस बच्चे को ओपीएम दिया था। एंड उसके बाद काफी बेटर हो गई। अब मतलब वो बच्चा आता है तो कम से कम काम डाउन होके बैठता है, चीजों को सुनता है। और हाँ, जैसा मैम बोल रही है कि क्योरेबल में प्रॉब्लम है, तो वो हाँ सही बात है कि इट्स अ मैनेजेबल डिजीज, चीजें मैनेज हो सकती हैं। हो सकता है आप स्केल 10 पे आए थे तो आप स्केल से 5 हो सकते हो, 6 हो सकते हो। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि आप 0 हो चुके हो, तो आई थिंक उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल डिजीजेस जहाँ पे लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स लेके आते हैं और उसको ठीक होने में इट्स लाइक मतलब एक अच्छा खासा डेकेड बीत जाएगा। तो वो इस तरीके की डिजीजेस में ही मुझे लगता है एडीएचडी और ऑटिज्म भी कंसिडर किया जाना चाहिए। और एक बात है कि स्पाइडर रेमेडीज एडीएचडी में बहुत यूजफुल होती है। देयर हम्म। मतलब रेस्टलेसनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पाइडर का, विच इज एडीएचडी का हॉलमार्क। सो नॉट ऑलवेज, नॉट नेसेसरीली, लेकिन स्पाइडर रेमेडीज जरूर सोचनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे टैरेंटुला हिस्पैनिका के पेशेंट्स हैं जिनको एडीएचडी में हमने टैरेंटुला दिया हुआ है, एंड इवन अडल्ट्स भी है। आई हैव अडल्ट एडीएचडी की एक लेडी का पेशेंट, लेडी, आई एम सो सॉरी, उसको हमने इक्सिबोला दिया हुआ है। So spider is a very, very, very important integral part of treating ADHD. So spider remedies का मेरा एक टॉक है जो आप IGH के YouTube चैनल पे देख सकते हो। So उसमें जितने भी केसेस है स्पाइडर के, all have ADHD. स्पेसिफिकली अगर अडल्ट्स में फेनिंग भी दिख रही है साथ में ना, तो मुझे लगता है कि अरेनियसी और इम्पोर्टेंट हो जाएगी। कि अगर वो दिख रहा है कि वो नाटक हो रहा है और वो चीजें वो जबरदस्ती कर रहा है ना, तो फिर तो जरूर ऐड हो जाना चाहिए कि हाँ अब अरेनियसी बहुत क्लियरली दिख रहा है। बिकॉज अरेनियसी Yes, में फेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ ठीक है ये भी दिखता है। सो या absolutely. आई एग्री टू दैट, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो इस चीज में तो। Absolutely. So, मेरा सिर्फ ट्यूबरक्यूलर के लिए what you are saying predominant, I agree, but not always. या ऑब्वियसली बिल्कुल। Not मायाजमेटिकली हम always इसी से भी because बोल ही नहीं सकते कि ये वाला मियाज्म बिल्कुल क्लियरली दिखता है, नहीं। ऐसा नहीं है, मियाज्म इज ऑल्सो कि हाँ चेंज होते हैं नोके, बट ज्यादातर पेशेंट ट्यूबरकुलर में बैठ जाते हैं ऐसा। ज्यादातर होंगे, लेकिन आई हैव हाँ पेशेंट्स हु आर इन कैंसर मायजम ऑल्सो, हु आर इन बिल्कुल। syphilitic मायजम ऑल्सो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर चाइल्ड ब्लाटा वाला वॉज इन syphilitic मायजम. He had ओके। such intense palmoplantar psoriasis. Unfortunately ना मेरी टीम ने वो फोटोज नहीं डाले हैं इसमें because we had only ADHD as the focus. But you will see कि bleeding पूरा palms और ये सब थे उसके soles. So it was definitely syphilitic, psoriatic arthritis तक वो पहुंच रहा था बच्चा. He would have जब 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 fever आए तो he would have joint pains and all those symptoms. So even syphilis तक पहुंच रहा है ADHD. So not necessarily, but yes, I agree या कि ट्यूबरक्यूलर बोलने से फिर आप उन सेट ऑफ रेमेडीज की तरफ देखना शुरू कर सकते हो. So I agree with जी। you. एंड ऑल्सो अगर हम सोरियासिस की बहुत बातें अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लेप्रोसी मियाज्म बाई शंकरन सर हमें जरूर देख लेना चाहिए एक बार, क्योंकि वो वाला पार्ट ना, जैसे मैंड्रागोरा और ये वाला पार्ट हमें जरूर एक बार पूरा इवन की कंसिडर करना चाहिए कि वो लिटरली मतलब बहुत ही, आई थिंक शंकरन सर का वो वाला पार्ट ना मियाज्म वाला काफी अच्छा एक्सप्लेन्ड है। बट आई थिंक अब Absolutely. टाइम हो चुका है। एंड मनीष जी, मनीष जी, हम लोग का यस सेशन सर। और थोड़ा सा यस सर, मैं भी टाइम वही का बोल रहा Thank था, you टाइम so हो चुका much. है। It was a pleasure. Thank you. थैंक यू मैम, तो आपका बहुत अच्छा सेशन बहुत फ्रूटफुल था और काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही आईएफपीएच के साथ जुड़े रहें और प्लीज बार बार आते रहें ताकि हमें ऐसे ही नॉलेजफुल और चीजें मिलती रहें। थैंक यू Thank वेरी you. मच। एंड ओवर टू डॉक्टर धनेश।